हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप जिम्स। आज हम नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिवीजन पेंडिंग है और जिन्होंने अभी इसी साल बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके इंटरकन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब बारी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं? गैल्वेनिक सेल वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स मींस डेल्टा जी नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। अब इधर देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस होता है और इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा जी नेगेटिव होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होती है और कैथोड पॉजिटिव होती है। ये याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे इसको? एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, ये गैल्वेनिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है। मैं कैसे याद रखती हूँ? मैं गैल्वेनिक सेल में एक रूल याद रखती हूँ, लोन, LOAN। ओके, गैल्वेनिक सेल के लिए है ये। गैल्वेनिक सेल में याद रखिएगा कि लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। याद रखना है। गैल्वेनिक सेल में आप याद रखेंगे लोन। लोन से याद रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होती है। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। एनोड नेगेटिव होती है गैल्वेनिक सेल में। इसका जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दो हाफ सेल्स होती हैं गैल्वेनिक सेल में। दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स को फिट करते हैं और उनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड सेम कंपार्टमेंट में फिट होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के बारे में। ओके, तो गैल्वेनिक सेल में भी सबसे पहले आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? ये होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपार्टमेंट ये है, दूसरा कंपार्टमेंट ये है। आधा हाफ ये वाला है, आधा हाफ ये वाला है। जो इधर ये वाला लेफ्ट साइड का पोर्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये जो राइट साइड का पोर्शन है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। आर से राइट, आर से रिडक्शन, याद रखिएगा। ओके, और डेनियल सेल में आपको एक चीज और याद रखनी है जो मैंने अब आपको पीछे बताई थी, लोन, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। मींस डेनियल सेल में लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये लेफ्ट साइड है, इधर ये लेफ्ट साइड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ओके, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे एनोड होता है। ये एनोड है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये आपने नेगेटिव चार्ज देखा। इसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड देखिए, यहाँ राइट साइड पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे कैथोड होती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो, इस कंपार्टमेंट में हमने ZnSO4 डाला है, ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट डाला है। ओके, ये इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये एनोड की तरह काम कर रही है। ये वाली कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये कैथोड की तरह काम कर रही है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगा। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो जिंक मेटल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक आयन में। जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेंगे और इसके पास आएंगे। किसके पास? कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास। यहाँ इसमें, इस कंपार्टमेंट में यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है इसमें इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर Cu2+ आयन है, ये Cu2+ आयन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और कॉपर मेटल बनाएंगे। ये कॉपर मेटल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा।
ओके यहाँ पर देखेंगे Zn ये जो Zn है, यहाँ पर ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इस पर ये रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन हुई, Zn2+ बना। जो Zn2+ बना था वो सॉल्यूशन में आ गया और जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो इसके पास चले गए, इस कैथोड के पास चले गए। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ ने ले लिए और सॉलिड कॉपर बनाया। ओके तो आप देखिए यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस हाफ में, लेफ्ट हाफ में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट हाफ में आप देखेंगे कि Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके ओवरऑल देखिए, ओवरऑल क्या हो रहा है, इधर से जिंक और ये Cu2+, आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन आपको ये मिलेगी। ओके अब एक देखेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो यहां पर क्या हुआ, जो जिंक है ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। इधर देखो यहां से जो Zn है ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये लेफ्ट पार्ट है। ओके इधर देखो यहां पर क्या हुआ, जो Cu2+ था इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहां पर जो Cu2+ आप देख सकते हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और कॉपर सॉलिड बन गया, यहां पर कॉपर सॉलिड बन गया। तो ये लॉस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इस साइड पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, राइट साइड पर रिडक्शन हो रहा है। और ये बीच में जो लगा है वो है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज ये होता है, अब 2 कंपार्टमेंट्स तो अलग अलग है ना, तो इनको ज्वाइन कौन करेगा, ज्वाइन करेगा सॉल्ट ब्रिज। ओके अब सॉल्ट ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप को, ये क्वेश्चन आता है, 4-5 ऑप्शंस आपको दे देंगे सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके तो सॉल्ट ब्रिज के ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, अपने दिमाग में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। ओके कंप्लीट्स इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इन दोनों सर्किट को ज्वाइन कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते रहता है। इधर इलेक्ट्रॉन बने थे और इधर चले गए, बैलेंस तो बराबर रहा ना इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ओके जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही सॉल्ट ब्रिज में यूज होते हैं, KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3 का यूज करते हैं। ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, जो भी सॉल्ट ब्रिज हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट को प्रेसिपिटेट नहीं बनाना होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। ओके ये इनर्ट होता है। अब ये इस ZnSO4 में डिप है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इसमें इस सॉल्यूशन में है, पड़ा हुआ है, तो ये इसके संग रिएक्ट कर गया, तो लेकिन हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए जो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करे, इनर्ट हो। तो ओके आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के साथ ये इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको इनर्ट होना होगा। ओके दूसरा पॉइंट ये है कि सॉल्ट ब्रिज के ऊपर ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है, याद रखिए इस पर ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल होता है। इन 2 फेजेस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके मान लीजिए ये A2+ आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन, यहां पर रिडक्शन होगा, एक मेटल में चेंज हो जाएगा। ओके तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इसको हम बोल देंगे ई रिडक्शन, मींस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर जो ए मेटल है इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, ये A2+ में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स साथ में इसने लूज किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलेंगे ई ऑक्सीडेशन, मींस एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके अब एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली रिडक्शन पोटेंशियल पर ही फोकस करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर फोकस नहीं करने वाले हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल पर फोकस करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके जब कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जब ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल होंगी तब हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। इसको E0 या E0 रिडक्शन से के सिंबल से दिखाते हैं, E0 लग जाता है, नॉट फॉर स्टैंडर्ड।
ओके, अब बारी आती है सेल पोटेंशियल ईएमएफ की। याद रखिएगा ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही बात करूंगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में बात नहीं करूंगी। ओके, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में मैं इस फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करूंगी। ओके, याद रखना है, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद कैसे रखेंगे? राइट माइनस लेफ्ट। आपको राइट माइनस लेफ्ट याद रखना है। जब भी ई नॉट सेल कैलकुलेट करना हो दिमाग में एक ही बात लानी है, राइट माइनस लेफ्ट। राइट साइड पे कैथोड होता है और लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, तो राइट माइनस लेफ्ट याद रखनी है दिमाग में। राइट साइड पे कैथोड लिख देना और लेफ्ट साइड पे एनोड लिख देना। ओके गाइस, ये क्रैश कोर्स सीरीज है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लूंगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है ये हम पीछे देख चुके हैं, आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये होता है डेनियल सेल। यहाँ पे ZnSO4 था, यहाँ पे कॉपर CuSO4 था, यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड थी एनोड पर, यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड थी कैथोड पर। यही होता है डेनियल सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? Zn बीच में ये फेस सेपरेशन के लिए हम ये मार्क करते हैं, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, ये दो अलग अलग फेज हैं। इन दो फेज को सेपरेट करने के लिए हमने इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, एक लाइन यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक्वस फेज में, ये सॉलिड फेज में, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम ऐसी सिंगल लाइन यूज करते हैं। अगर ये दोनों सेम फेज में होते ना, ये भी एक्वस होता ये भी एक्वस होता, तो हम सिंगल लाइन यूज नहीं करते, हम कॉमा यूज करते हैं। ओके, ये दो लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब ये देखो यहाँ पर Zn इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर जो ZnSO4 में जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। SO4 का चार्ज होता है 2-, तो जिंक का क्या हो गया? जिंक का हो गया 2+। अब 0 से 2+ बन गया तो इलेक्ट्रॉन्स लूज ही तो किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2+ से 0 आ गया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। इतनी सी बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक से Zn से Zn2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को Cu2+ ले रहा है और Cu2+ से Cu बन रहा है। ओके, तो ई नॉट सेल क्या होगी? हमें फॉर्मूला याद है, राइट माइनस लेफ्ट हमें याद रखना है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। राइट माइनस लेफ्ट हमें याद रखना है, तो राइट साइड पे क्या होता है? कैथोड, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? एनोड। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन है कि ई नॉट Zn/Zn2+ इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट और ई नॉट Cu2+ Cu इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। ये हमें गिवन है। पर आप ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर 2+ है। अब 0 से 2+ अगर हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ना। लेकिन मैंने कहा है कि मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही बात करूंगी, तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है इसको मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ई नॉट Zn2+ से Zn अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ 2+ से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 0.76 थी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल मानाना है तो जस्ट माइनस का चार्ज लगा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये जो इधर देखिए कॉपर के केस में ये Cu2+ और Cu, तो ये रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो ये 0.34 ही रहेगा। अब इन वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। ई नॉट कैथोड राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे कॉपर है, कॉपर के लिए लिखो 0.34 माइनस एनोड, एनोड पे क्या है? जिंक है, जिंक के लिए लिखो, जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है माइनस 0.76, इसको लिखोगे 0.34 प्लस 0.76, ऐड करने पे आएगा आपका 1.1 वोल्ट। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। सो गाइज ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो वो भी सही है ये भी सही है। मैंने ऐसे पढ़ा है तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहां पर हम ई नॉट रिडक्शन की वैल्यूज लिखने वाले हैं हर रिएक्शन के लिए।
ठीक है, तो आप देखोगे फ्लोरीन F2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और 2 F- आयन बनी। इस रिएक्शन के लिए जो E0 रिडक्शन है वो है +2.87। ओके, अब इधर आप नीचे चलते जाएंगे, नीचे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। इसके लिए जो E0 रिडक्शन है वो 0.00 है। ओके, और नीचे आइए, आप नीचे चलते जाएंगे, सबसे नीचे आपको मिलेगा लिथियम। इसके लिए जो E0 रिडक्शन है वो है -3.05। यहां पर पॉजिटिव में था और नीचे आता गया, फिर ये 0 हो गया, फिर 0 के बाद नेगेटिव में आ गया। लिथियम तक आते आते ही बिल्कुल ही -3.05 हो गया। अब देखो, ये जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है फ्लोरीन के लिए जो आई है, ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसको इसलिए जो F है फ्लोरीन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। ये हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सब की पॉजिटिव वैल्यू है। इन सब के लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन सब का रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। और जिनका रिडक्शन होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नीचे वालों का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इन नीचे हाइड्रोजन के नीचे वालों के लिए आप देखेंगे कि E0 रिडक्शन की वैल्यू निगेटिव में है। क्योंकि इनकी वैल्यू निगेटिव में है इसलिए इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ओके, तो फ्लोरीन के लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मोस्ट पॉजिटिव होती है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर कह लो कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे, आता है, मतलब आता है, आएगा नहीं, आता है। और या लिथियम के लिए देखिए, इसके लिए वैल्यू -3.05 है, ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इतना समझ में आया। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप ऐसे है कि डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE सेल। ओके, N क्या है? N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं N। F क्या है? F इज फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब्स। ओके, और E सेल क्या है? E सेल मतलब EMF ऑफ द सेल। ओके, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको पहले बता चुकी हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है ये, देखो ये वाली होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इन कंडीशंस पे फॉर्मूला हो जाता है E0 डेल्टा डेल G0 इक्वल्स टू -NFE0 सेल। ओके, अब 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों पॉइंट्स पर, याद रखिएगा। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होता है और E सेल हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G पॉजिटिव होगा और E सेल नेगेटिव। ये याद रखो, एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये याद रखो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G नेगेटिव होना है और E सेल पॉजिटिव होना है। इसका जस्ट अपोजिट कर देना नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा 0 रहेगा। स्पॉन्टेनियस का याद रखो, नॉन स्पॉन्टेनियस का अपने आप याद हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G नेगेटिव और E सेल पॉजिटिव। ओके, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, E0 Fe3+ / Fe2+ equals to 0.77 volt, E0 Fe2+ Fe equals to -0.44 volt, वैल्यू ऑफ E0 Fe3+ Fe के क्या होगी इसकी वैल्यू? 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। देखो, अपने को ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले 2 वैल्यूज है, पहले ये और दूसरी ये। आप सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि Fe3+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और ये Fe2+ में चेंज हो गया होगा, ठीक है। और ये जो Fe2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे और ये Fe में चेंज हो गया होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये 1 है, ये 2 है, अगर हम 1 + 2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 2 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन,
गिव्स Fe। ये तो इक्वेशन 3 के बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे ना कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू E01 प्लस E02, इस ऐसे कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे करेंगे, लेकिन अगर ये गलत है। एक्चुअल में जो E0 है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो EMF है ना E, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एडेड। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, देखिए हम इसको E इंटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन डेल्टा G इंटेंसिव नहीं है, डेल्टा G एक्सटेंसिव है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G2 1 प्लस डेल्टा G2। जो तीसरी इक्वेशन के लिए डेल्टा G है वो इक्वल होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के। अब देखो, अब डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G होता है माइनस NFE, ओके, E नॉट बोल दो ना, डेल G नॉट, ओके, E नॉट माइनस NF, सॉरी ये 1 है ना, NF E01 प्लस माइनस N2F E02, ओके। तो F कॉमन है, F इधर से भी कॉमन है, इधर से भी कॉमन है, इधर से भी कॉमन है, मैंने काट दिया, F हमने काट दिया, माइनस का साइन तीनों में कॉमन था, हमने माइनस का साइन काट दिया। तीसरी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 3 लिखा, E0 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 था, पहली क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो हमने 1 लिखा, E0 की जगह 0.77 लिखेंगे, ओके। दूसरी इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, हमने 2 लिखा, और E0 की जगह पे माइनस 0.44 लिखा, ओके। इस तरह से E03 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी माइनस 0.036। आप करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी टिप पर होनी चाहिए, ये इक्वेशन नहीं भूलना है। कैसे? ये E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाय NF ln Q। Q क्या है? Q है रिएक्शन क्वोशिएंट, ओके, Q इज रिएक्शन क्वोशिएंट। ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो हम रिएक्शन क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, Q कैसे निकालेंगे? C लिखेंगे इसके रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर यहाँ पर D लिखेंगे रेज टू द पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन, पहले रिएक्ट प्रोडक्ट्स के लिए लिखते हैं फिर रिएक्टेंट्स के लिए लिखते हैं, B रेज टू द पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, A रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से आपका रिएक्शन क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। रिएक्शन क्वेश्चन की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाय NF ln Q की जगह पे हम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देंगे, ओके। अब ln की जगह पर मैं 2.303 लगा दूंगी, ln की जगह पर मैं लिखूंगी 2.303 बाहर लगा दूंगी और ln की जगह पर log आ जाएगा, ओके। अब देखो ये जो R है इसका क्या मतलब है? R इज गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। T इज टेम्परेचर which is 298 केल्विन, और F क्या है? F है फैराडेज कांस्टेंट 96500, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन तीनों की वैल्यू तो कांस्टेंट है 2.303, R, T और F, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरी कैलकुलेट करने के बाद आती है 0.059 और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसको मत भूलिएगा, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इस पर बेस अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द E सेल फॉर गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, डेनियल सेल ही है, ZnSO4, ZnSO4, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर सल्फेट कॉपर। ZnSO4 की कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर, कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग। अब हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखने थे ना, तो सबसे पहले ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, इसको 2 रिएक्शंस में डिवाइड करो। देखो ये वाली रिएक्शन हो रही है कहां पर? एनोड पर,
और ये वाली रिएक्शन हो रही है कैथोड पर। ठीक है, तो लिखो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Cu2+, ये Cu2+ है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद Cu में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जो Zn है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करा है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस में, तो n की वैल्यू तो 2 हो गई। ओके, अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आप क्या लिखोगे, एक तो प्रोडक्ट साइड पे आप कॉपर दिख रहा है और Zn2+ दिख रहा है। ये कॉपर जो है ना ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के लिए हम वैल्यू लिखते हैं 1, कंसेंट्रेशन की वैल्यू 1, तो 1 लिखते हैं। और ये जो Zn2+ है ना, ये जो आयन के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है आयन, इसके लिए हम कंसेंट्रेशन लिखेंगे 0.5 मोलर। तो Zn2+, इसकी कंसेंट्रेशन 0.5 दी हुई है, नीचे लिखेंगे Cu2+ की कंसेंट्रेशन 0.5 दी हुई है। कॉपर और जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है उनके लिए हम 1 लिख देंगे। ओके, E cell equals to E naught cell minus 0.059/2 log Zn2+ की कंसेंट्रेशन 0.5, Cu2+ की कंसेंट्रेशन 0.5। इस तरह से हम पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लॉग तो ये 1 आएगा ना, और log 1 होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया। इस तरह से E cell equals to E naught cell आया। बच्चों जो लोग मैथ स्ट्रीम से हैं उनको तो पता होगी लॉग की वैल्यूज, पर जो बायो स्ट्रीम से उनको मैं बता देती हूँ कि लॉग की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। log 1 इक्वल्स टू 0, log 2 इक्वल्स टू 0.30, log 3 इक्वल्स टू 0.48। अब log 4 कैसे लिखोगे, log 4 को हम ऐसे लिखते हैं log 4 इक्वल्स टू log 2 का स्क्वायर। अब ये जो जब log सॉल्व करते हैं तो 2 स्क्वायर वाली चीज, पावर वाली चीज होती है ना, वो इधर आ जाती है, तो ये 2 अब इधर आ जाएगा। 2 log 2, 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमने लिख दी 0.30, सॉल्व करके आएंगे 0.60। ओके, ऐसी log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 0.70। अब आगे log 6 कैसे लिखोगे, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 log 2 इंटू 3। अब इसको log की टर्म्स में जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो ऐड कर देते हैं, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, ऐड करने पे आ गया 0.78, तो log 6 की वैल्यू 0.78। ऐसे log 7 की वैल्यू होती है 0.85, log 10 की 1, log 100 की 2। ओके, ये कुछ वैल्यूज हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो गैल्वेनिक सेल का ये लास्ट टॉपिक है, कंसंट्रेशन सेल्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से स्टार्ट करेंगे। कंसंट्रेशन सेल में आप देखिए, मैं सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा, कैथोड और एनोड दोनों ही साइड पर सिल्वर यूज हो रहे हैं। यहाँ पर भी सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी सिल्वर की इलेक्ट्रोड है। फर्क क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड पर जो सिल्वर आयन है Ag+, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो Ag सॉलिड है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इसका जो Ag पॉजिटिव है इसकी कंसेंट्रेशन है C1 मोलर और इसकी कंसेंट्रेशन है C2 मोलर। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल Ag, ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, Ag सॉलिड इधर भी है, Ag सॉलिड इधर भी है। ओवरऑल अगर इनको ऐड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, Ag पॉजिटिव एक्वस कंसेंट्रेशन C1 मोल, यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक्वस इसकी कंसेंट्रेशन C2 मोलर। ओके, अब अगर हम E नॉट सेल निकालना है, E नॉट के लिए मैंने आपको बताया था राइट माइनस लेफ्ट याद रखना है। तो राइट पे कैथोड होता है और लेफ्ट पे एनोड होता है। E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखो कैथोड पे भी सिल्वर है और एनोड पे भी सिल्वर है, ठीक है, तो दोनों साइड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो तो सेम ही आएगा ना, तो इसलिए कंसंट्रेशन सेल जहां पर कि कैथोड और एनोड दोनों पर ही सेम मेटल प्रेजेंट होगा, तो E नॉट सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इन वैल्यूज को। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, E नॉट सेल हमने 0 कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड की जगह पर हम 0 लिख देंगे, माइनस 0.591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है C2 मोलर, यहाँ पर हम C2 लिख देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है C1 मोलर, यहाँ पर हम C1 लिख देंगे। ओके, C2 कहां पर था, C2 तो हमारा एनोड पर था ना, और ये जो C1 था ये C1 कैथोड के ऊपर था, तो यहाँ पे हमने कैथोड लिख दिया। ओके, अब देखो ये जो माइनस लगा हुआ है इधर, अगर मैं माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी, लॉग की ये दो वैल्यूज है ना, C2 ऊपर है C1 नीचे है, अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, C1 को ऊपर कर दूं C2 को नीचे कर दूं ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस को प्लस में बनाने के लिए मैंने C1 को ऊपर कर दिया है और C2 को नीचे कर दिया है।
तो कैथोड वाली वैल्यू ऊपर चली गई, एनोड वाली वैल्यू नीचे आ गई। ओवरऑल जनरल रिप्रेजेंटेशन ये बनी, जनरल इक्वेशन ये बनी, ई सेल इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। तो फ्रेंड्स, आज हमने गैल्वेनिक सेल्स कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कोलराश लॉ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपका आज का होमवर्क ये है कि आज के टॉपिक पर जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको जरूर क्लियर करूंगी। आपकी जो भी सजेशंस हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।